चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं न। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है एक। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पे जलाती चल रही है राह। नासिर हुसैन फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा नाम जिसका सफर 50 के दशक के अंत से शुरू होकर के 90 के दशक तक चला। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। उन्होंने डायलॉग, स्क्रीन प्ले, फिल्मों को प्रोड्यूस करने से लेकर फिल्मों को डायरेक्ट करने तक हर वो काम किया जिसने 60 और 70 के दशक में हिंदी फिल्मों को एक नई दिशा दी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिसे मसाला फिल्म कहा जाता है। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवां। नासिर हुसैन साहब ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मसाला फिल्मों की परिभाषा में बिल्कुल सटीक उदाहरण माना जा सकता है। चल में सजा लेना कलियां जुल्फों में। हिंदी सिनेमा की कहानियों में अमीर हीरोइन, गरीब हीरो, हीरोइन का अमीर गुस्सैल बाप, इस तरह के कई इमोशंस घुमा फिराव जिस फिल्मकार ने बड़ी ही आसानी से बॉलीवुड की फिल्मों में फिट बिठा दिए वो नासिर हुसैन ही थे। आजा पिया तो है प्यार दूं ओ गोरी भैया। उन्होंने अपने साथ साथ इंडस्ट्री में कई कलाकारों को नई दिशा दी। जनता की नब्ज को पकड़ना उन्हें बखूबी आता था। आज इसी शख्सियत के सफर की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शम्मी कपूर को जिस रूप में दर्शक आज जानते हैं उस रूप में किस निर्देशक ने उन्हें ढाला था? यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम साथ। और मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन किस निर्देशक के साथ हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन गीतों को रच पाए थे? और आशा पारेख के फिल्मी करियर से लेकर उनकी निजी जिंदगी में नासिर हुसैन क्या अहमियत रखते थे? ये किसे पता है ये हुस्न की अदा है, तुमको दिल दिया है मगर जरा। और क्यों दिलीप कुमार नासिर हुसैन की सबसे बड़ी फिल्म के बंद होने की वजह बन गए थे? जमाने ने मारे जवां कैसे और क्या आप मानेंगे कि एक बार नासिर हुसैन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अमिताभ बच्चन को बाहर निकलवा दिया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे कंगना। जी हाँ, वही फिल्मी किस्से वाली आरजे कंगना। आज हम बात कर रहे हैं महान फिल्मकार नासिर हुसैन के फिल्मी सफर और उनके जीवन के बारे में। नासिर हुसैन, जिनका जन्म 16 नवंबर 1926 को भोपाल में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहम्मद नासिर हुसैन खान था। अपने माँ बाप की 5 संतानों में वो चौथे नंबर पर आते थे। उनके पिता जफर हुसैन खान जो कि इतिहास के अध्यापक थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आते थे। उनके वालिद का देहांत उनकी किशोरावस्था में ही हो गया था। अपने स्कूल के दिनों से ही वो कहानियां लिखने के शौकीन थे। उन्होंने लखनऊ जाकर बीए किया। हालांकि परिवार में फिल्मों या ड्रामा या नाटकों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन उन्हें धीरे धीरे मालूम हुआ कि जब उनके हाथ में कलम होती है तो वो कुछ अजीब सा सुकून महसूस करते हैं। उनकी लिखी कहानी एक उर्दू मैगजीन में छपी थी और जब उसे फर्स्ट प्राइज मिला तो उन्हें जानकर ये राहत महसूस हुई कि लोग भी उनकी कहानियों को दिलचस्प महसूस करते हैं। इसी कहानी पर बाद में कई सालों बाद उन्होंने राजेश खन्ना और आशा पारेख के साथ बहारों के सपने नाम की फिल्म बनाई थी। मुंबई में अपने सपनों की तलाश में जब नासिर हुसैन पहुंचे तो उन्होंने A.R. कारदार के साथ कुछ समय काम किया। उसके बाद उनकी मुलाकात शशधर मुखर्जी से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्मिस्तान में काम पर रख लिया। 1949 की फिल्म चांदनी रात के डायलॉग राइटर आगा जानी कश्मीरी के अचानक बीमार पड़ जाने से फिल्म के बचे हुए डायलॉग नासिर हुसैन ने पूरे किए। हालांकि ये फिल्म फिल्मिस्तान ने प्रोड्यूस ही नहीं की थी। इस फिल्म के बाद एक लेखक के रूप में उनका सफर इंडस्ट्री में साल 1949 में आई फिल्म शबनम से शुरू हुआ। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की इस फिल्म को मशहूर गीतकार, कहानीकार और डायलॉग राइटर कमर जलालाबादी के साथ नासिर हुसैन ने मिलकर लिखा था। 1951 की फिल्म शबिस्तान को भी नासिर हुसैन ने ही लिखा था, जिनके हीरो श्याम थे।
ये मत बोलो शिवानी, तुम्हारे पिताजी की रिहाई का मतलब था तुम्हारी शादी कुशल के साथ। इस फिल्म को अभिनेता श्याम की घोड़े से गिरकर हुई मौत के लिए भी जाना जाता है। साल 1953 में उन्होंने अनारकली फिल्म को लिखा, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी हिट हुई थी। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे फिल्म का संगीत सी रामचंद्र ने दिया था। ये उनकी सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक थी। फिल्म का कंपटीशन के आसिफ के मुगले आजम से था। वैसे तो मुगले आजम अनारकली से पहले बननी शुरू हुई थी, लेकिन शशिधर मुखर्जी ने फिल्म को थोड़े वक्त में ही बनाकर रिलीज कर दिया था। साल 1954 में नासिर हुसैन ने फिल्म शर्त को आई.एस. जौहर और कमर जलालाबादी के साथ मिलकर लिखा था, जो खासी हिट रही। इन फिल्मों की कामयाबी से उन्होंने इंडस्ट्री में अपने पांव जमा लिए थे। साल 1955 में देवानंद की फिल्म मुनीम जी में उन्होंने डायलॉग कमर जलालाबादी के साथ मिलकर लिखे थे और स्क्रीन प्ले उन्होंने अकेले ही लिखा था। एक नजर, बस एक नजर, जाने तमन्ना। 1957 में उन्होंने फिर एक बार देवानंद की फिल्म पेइंग गेस्ट का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा। इसी साल आई फिल्म तुमसा नहीं देखा में उन्होंने डायलॉग, स्क्रीन प्ले और कहानी के साथ साथ फिल्म को पहली बार डायरेक्ट भी किया। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फिल्म में उनके साथ काम करना शुरू किया था और उनके आखिरी फिल्म तक वो ही नासिर हुसैन के लिए गीत लिखते रहे। वैसे तो फिल्म को देवानंद के लिए ही लिखा गया था और वही इसमें एक्टिंग करने वाले थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद शम्मी कपूर की फिल्म में एंट्री हुई। उन्होंने नासिर हुसैन साहब से कहा कि आपको फिल्म में देवानंद चाहिए तो मैं आपको देवानंद बनकर दिखा देता हूँ। शम्मी कपूर को पहली बार हमने इस फिल्म में देवानंद स्टाइल के लटके झटके देते हुए देखा था। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला। वैसे फिल्म को उसकी हीरोइन अमिता को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन शम्मी कपूर अपने स्टाइल से दर्शकों के दिलों पर छा गए। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। ये नासिर हुसैन के निर्देशन का ही कमाल था कि अब तक फ्लॉप हीरो के तौर पर स्थापित हो चुके शम्मी कपूर का करियर चमक उठा। जो स्टाइल उन्होंने शम्मी कपूर को दिया था, उन्होंने उसी शैली को आगे बढ़ाया। अगले साल 1958 में प्रदीप कुमार और मधुबाला की फिल्म पुलिस के स्क्रीन प्ले और डायलॉग नासिर हुसैन ने ही लिखे थे। 1958 की इस क्राइम थ्रिलर को उस वक्त काफी पसंद किया गया था। उनकी अगली फिल्म दिल दे के देखो थी, जो साल 1959 में आई थी। फिल्मिस्तान से अलग होकर फिल्मालय बनाने वाले सुबोध मुखर्जी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, जिसमें आशा पारेख ने पहली बार हीरोइन का रोल किया था। तो देखो जी, धोखे में आना जाना, तो देखो। इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई थी। आशा पारेख और नासिर हुसैन की जोड़ी ने कई फिल्मों में साथ काम किया। हालांकि असल जीवन में भी दोनों का बड़ा ही भावनात्मक रिश्ता रहा, लेकिन आशा पारेख ने कभी भी नासिर हुसैन की दूसरी बीवी बनकर नहीं रहना चाहा, तो ये रिश्ता किसी मुकाम पर पहुंच भी नहीं पाया। हालांकि आशा ने ताउम्र शादी नहीं की। अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल में उन्होंने इन बातों का जिक्र भी किया है। कहा जाता है कि इस फिल्म में पहले बतौर हीरोइन साधना शिवदासानी को चुना गया था, लेकिन तब के एक और निर्देशक R.K. नैयर ने नासिर हुसैन से अनुरोध किया कि वो उन्हें फिल्म में ना लें। दरअसल नैयर साधना पर फिदा थे और उन्हें अपनी आने वाली फिल्म लव इन शिमला से लॉन्च करना चाहते थे। बाद में साधना और नैयर ने शादी कर ली थी। उनकी कहानी हम एक अलग वीडियो में सुनाएंगे। दोस्तों, इसी फिल्म में ही पहली बार उषा खन्ना ने संगीत दिया था और फिल्म के गीत खासे मशहूर रहे थे। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना। हालांकि कुछ गीतों जैसे टाइटल सॉन्ग को 1958 के इंग्लिश गाने शुगर टाइम बाय मैग्वायर सिस्टम से पूरी तरह कॉपी माना गया था। इस फिल्म के एक गाने में उन्होंने अपने भाई ताहिर हुसैन को भी एक छोटा सा रोल दिया था, जो अभिनेता आमिर खान के पिता थे। फिल्म छोड़ते वक्त देवानंद ने नासिर हुसैन से वादा किया था कि वो जब भी प्रोड्यूसर बनेंगे तो वो उनकी फिल्म में जरूर काम करेंगे।
इस फिल्म के बाद नासिर हुसैन ने अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी खोली और 1961 में अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म जब प्यार किसी से होता है बनाई, जिसमें देवानंद और आशा पारेख हीरो और हीरोइन थे। जिया कुछ बोल दो, अरे देवानंद ने अपना वादा निभाते हुए उनकी पहली प्रोडक्शन में हीरो का रोल किया और इस फिल्म के गाने भी काफी हिट रहे। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, देवानंद और आशा पारेख के इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया टाइटल सॉन्ग दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन के साथ फिल्माया गया था। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की फिल्म आराधना के लिए यही गाना प्रेरणा बना था। जिया कुछ बोल दो, अरे नासिर हुसैन की अगली फिल्म थी जॉय मुखर्जी और आशा पारेख के साथ सन 1963 में आई फिर वही दिल लाया हूँ। ये उनकी पहली कलर फिल्म थी। फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने के साथ लिखा भी उन्होंने ही था। उनकी अगली फिल्म तीसरी मंजिल थी। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस फिल्म के बनने की कहानी भी बड़ी अजीब है। इस फिल्म में पहले देवानंद को लिया गया था, लेकिन दोनों के बीच फिल्म स्टार साधना की सगाई की पार्टी में कुछ ऐसी अनबन हो गई कि उन्होंने इसमें शम्मी कपूर को ले लिया। शम्मी कपूर फिल्म में काम करने के लिए इस शर्त से राजी हुए कि अगर देवानंद खुद से ये कहेंगे कि ये फिल्म वो खुद से छोड़ रहे हैं तभी वो इसमें काम करेंगे। लेकिन देवानंद के भाई विजय आनंद ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, तो बात बन गई। फिल्म में पहले एस डी बर्मन म्यूजिक देने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद ना आकर अपने बेटे आर डी बर्मन को मौका दिया। हालांकि शुरुआत में शम्मी कपूर इस बात से डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने धुनें सुनी तो बेहद खुश हो गए। तुमने मुझे देखा होकर। फिल्म का हर गाना एक से बढ़कर एक। सलमान खान के पिता यानी सलीम जावेद वाले सलीम खान ने भी फिल्म के एक गाने में एक छोटा सा रोल निभाया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शम्मी कपूर की पहली पत्नी और हीरोइन गीता बाली का निधन हो गया था, जिसके कारण ये 3 महीने तक अटकी रही। इस फिल्म का गाना तुमने मुझे देखा उनकी बीवी की मौत के बाद शूट किया गया उनका पहला गाना था। रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां। इस फिल्म के बाद नासिर हुसैन की अगली फिल्म बहारों के सपने आई, जिसे उन्होंने लिखा भी और डायरेक्ट भी किया था। फिल्म के हीरो थे राजेश खन्ना, जो उनकी कुछ शुरुआती फिल्मों में से एक थी। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मारना दे डंक कहीं नजर कोई। इस फिल्म में ही पहली बार राजेश खन्ना और आर डी बर्मन ने एक फिल्म में साथ में काम किया था। इस जोड़ी ने लगातार 70 और 80 के दशक में कई हिट गाने दिए। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसके अंत को लोगों के खराब रिएक्शन की वजह से नासिर हुसैन साहब ने बदल डाला था। जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे। अपनी सभी फिल्मों में डायलॉग नासिर हुसैन खुद ही लिखा करते थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने डायलॉग मशहूर कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी से लिखवाए थे। लोग फिल्म को नासिर हुसैन की कॉमिक थ्रिलर और डांसिंग जैसे मसाले को देखने के लिए गए थे, लेकिन फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं था। इस वजह से ये फिल्म फ्लॉप रही। नासिर साहब की अगली फिल्म प्यार का मौसम थी, जो सन 1969 में आई। फिल्म को शम्मी कपूर के लिए लिखा गया था, लेकिन क्योंकि उनका वजन बढ़ने लगा था तो शशि कपूर ने हीरो का रोल किया। फिल्म के कुछ गाने तुम बिन जाऊं कहां और हे सुल्ताना रे बहुत ही हिट रहे थे। फिल्म के संगीतकार आर डी बर्मन ने संगीत देने के अलावा फिल्म में छोटा सा रोल भी किया था। आमिर खान के बड़े भाई फैजल खान ने इस फिल्म में शशि कपूर के बचपन का रोल किया था। दोस्तों, यही वो फिल्म थी जिसकी डबिंग के वक्त नासिर हुसैन ने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से अमिताभ बच्चन को बाहर निकलवा दिया था। दरअसल अमिताभ बच्चन अपने मित्र शशि कपूर से मिलने आए थे, लेकिन नासिर हुसैन अमिताभ बच्चन को वहां देखकर गुस्सा हो गए और वो उन्हें उस वक्त पहचानते तक नहीं थे। गौरतलब है कि अमिताभ उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में चर्चित भी नहीं हुए थे। नासिर हुसैन साहब की अगली फिल्म कारवां थी, जो 1971 में आई। अरे हो गोरिया कहाँ तेरा देश रे,
और जिसमें उन्होंने जितेंद्र को पहली बार और आशा पारेख को आखिरी बार हीरो हीरोइन के तौर पर डायरेक्ट किया था। आशा भोसले के पिया तू अब तो आजा गाने को उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। पिया तू अब तो आजा। कारवा फिल्म का टाइटल म्यूजिक हॉलीवुड की फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया की थीम सॉन्ग से कॉपी किया गया था। फिल्म एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट रही। दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी। नासिर खान साहब की अगली फिल्म 1973 में रिलीज यादों की बारात थी, जो एक सुपर डुपर फिल्म हिट साबित हुई। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। अभी तक लव स्टोरी और ड्रामा फिल्में बनाने के बाद पहली बार नासिर हुसैन साहब ने ये एक्शन फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को सलीम जावेद ने लिखा था और उनकी ही लिखी लगभग इसी के आसपास रिलीज हुई फिल्म जंजीर की शुरुआती कहानी भी लगभग एक जैसी थी। नासिर हुसैन ने पहले विजय अरोड़ा वाले रोल में अमिताभ बच्चन को ले लिया था, पर जब उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी तो डिस्ट्रीब्यूटर के दबाव में उन्होंने अमित जी को रिप्लेस कर दिया था। फिल्म के गाने आज तक लोगों की जुबान पर हैं। फिल्म में नासिर साहब के भतीजे और आज के सुपरस्टार आमिर खान ने पहली बार एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के। शिल्पा शेट्टी के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। फिल्म का एक मशहूर गीत आपके कमरे में कोई रहता है को उन्होंने एक बंगाली फिल्म राजकुमारी में भी इस्तेमाल किया था और असल में ये धुन उनके पिताजी की फिल्म सुजाता के टाइटल ट्रैक से ही ली गई थी। आपके कमरे में कोई रहता है। फिल्म की सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे तमिल, तेलुगु और मलयालम में रीमेक किया गया और वहां भी हिट रही। यादों की बारात हर लिहाज से एक परफेक्ट मसाला फिल्म है और इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर है। लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं। नासिर साहब की अगली फिल्म थी साल 1977 में आई हम किसी से कम नहीं, जिसमें ऋषि कपूर और तारिक जैसे अभिनेता थे। कोई आए कोई हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक थे, जिन्हें नासिर साहब ने सैकड़ों धुनों में से चुना था। बताया जाता है कि मशहूर फिल्मकार रमेश बहल ने आर डी बर्मन से इस फिल्म में नासिर हुसैन की रिजेक्ट की हुई धुनों को अपनी फिल्म में लेने के लिए पूछा था, तो आर डी बर्मन के पास 200 म्यूजिक पीस थे। कहा जाता है कि भारत में डिस्को के ट्रेंड को शुरू करने वाली ये पहली फिल्म थी। फिल्म के म्यूजिक की अगर बात की जाए तो फिरोज खान और मुमताज की फिल्म CID 909 के टाइटल ट्रैक से फिल्म का मेडले शुरू होता है। दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में। ऐसे ही आर डी बर्मन और किशोर कुमार के जीना है तो परे दिल कहाँ इस गीत से इंस्पायर होकर चांद मेरा दिल गीत बना था, जिसके लिए उस साल का फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार रफी साहब ने जीता था। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। ऐसे ही मिल गया हमको साथी मिल गया फेमस स्वीडिश बैंड अब्बा के गाने से लिया गया था। फिल्म में पहली बार मेडले को इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक के बाद एक 3 गाने बजते हैं। उनकी अगली फिल्म जमाने को दिखाना है आई 1981 में, जिसमें ऋषि कपूर के साथ कोल्हापुरी थी। फिल्म की खास बात मन्ना डे का पहली बार गाया एक डिस्को गाना मैं हूँ अलबेला, जो उन्होंने आशा भोसले के साथ गाया था। मैं हूँ वो अलबेला सारे जहां में मैं हूँ अकेला। फिल्म के ज्यादातर गीत नासिर हुसैन और दिलीप कुमार की अधूरी फिल्म जबरदस्त से लिए गए थे, जिसे आर डी बर्मन ने ही बनाया था, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। नासिर हुसैन की एक मल्टी स्टारर फिल्म आने वाली थी जिसका नाम था जबरदस्त। इस फिल्म में दिलीप कुमार का एक अहम रोल था, लेकिन दोनों में शूटिंग के दौरान कुछ सीन्स को फिल्माने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि शूटिंग रोक देनी पड़ी और नासिर हुसैन ने फिल्म को बंद कर देने का फैसला किया। इसे बाद में संजीव कुमार के साथ पूरा गया, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। उसके बाद नासिर हुसैन ने 1984 में आई फिल्म मंजिल मंजिल को डायरेक्ट किया। ओ मेरी
ये फिल्म बॉबी के बाद डिम्पल की पहली कमबैक फिल्म थी और इसके गाने बेहद लोकप्रिय भी हुए, लेकिन ये दर्शकों को लुभा नहीं पाई। झलक दिखा के कर गई दीवाना मगर हालांकि डिम्पल के लिए ये फिल्म लकी साबित हुई, क्योंकि राजेश खन्ना की हाउसवाइफ वाली बंदिश से निकलने के बाद उन्हें सनी देओल का साथ मिला, जिनके संग उन्होंने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन अच्छी बॉन्डिंग बनाई थी। अगले साल यानी 1985 में रिलीज जबरदस्त में भी नासिर हुसैन साहब ने संजीव कुमार के साथ सनी देओल को रिपीट किया। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा। गौरतलब है कि जबरदस्त वही फिल्म थी जिसे दिलीप कुमार के साथ कुछ रील्स के बाद बंद कर दिया गया था। फिल्म को उन्होंने संजीव कुमार के साथ पूरा किया था, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं चल पाई। नासिर हुसैन के भतीजे आमिर खान ने इन दोनों फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम देखा था। इन दोनों फिल्मों के बनाने के बाद अपनी बिगड़ी हुई सेहत की वजह से नासिर हुसैन ने इसके बाद कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की। ऐसा नहीं था कि वो फिल्में बनाने की कला में पीछे छूट गए थे, पर 80 के दशक का वो वक्त ऐसा था जब लोग एक्शन फिल्में पसंद कर रहे थे, जैसे विधाता, कर्मा, मर्द आदि। उनकी फिल्में हर लिहाज से, चाहे वो टेक्निकल हो या संगीत के मामले में, हमेशा अपने समय से आगे की ही रही। लेकिन उस दशक में बिग बजट की एक्शन फिल्में ही चल रही थी। नासिर हुसैन ने डायरेक्शन को छोड़कर इसकी कमान अपने बेटे मंसूर खान को दे दी, जिन्होंने 1989 में फिल्म कयामत से कयामत तक में आमिर खान और जूही चावला को लॉन्च किया। अकेले हैं तो क्या गम है। फिल्म के डायलॉग, स्टोरी और स्क्रीन प्ले नासिर हुसैन का ही था और फिल्म एक जबरदस्त हिट रही। और हमेशा की तरह नासिर हुसैन की फिल्मों के गाने जिस तरह से हिट थे, फिल्म का हर एक गाना यादगार था। मेरे हम सफर एक उस साल का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड कयामत से कयामत तक ने जीता। फिल्म के संगीत की कामयाबी से आनंद मिलिंद, उदित नारायण और अलका याग्निक इंडस्ट्री में अपने पांव जमा पाए थे। फिल्म ने कुल मिलाकर 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। फिल्म को तेलुगु में भी रीमेक किया गया और साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की ये पहली फिल्म बनी। उनकी अगली फिल्म जो जीता वही सिकंदर, जिसकी कहानी और डायलॉग नासिर हुसैन ने अपने बेटे मंसूर खान के साथ मिलकर लिखी थी। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार। और ये मशहूर डांस डायरेक्टर और फिल्म डायरेक्टर फराह खान की पहली फिल्म थी। वैसे तो फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म ब्रेकिंग अवे से ली गई थी, लेकिन फिल्म को बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ये नासिर हुसैन की प्रोड्यूस की गई आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कोई फिल्म प्रोड्यूस या डायरेक्ट नहीं की। हालांकि उन्होंने अपने बेटे मंसूर खान के लिए अकेले हम अकेले तुम फिल्म के डायलॉग्स जरूर लिखे। फिल्म इंडस्ट्री को वो एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट देकर गए, लेकिन कुछ आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि नासिर हुसैन लखनऊ से फाइल में सिर्फ एक कहानी लेकर आए थे और उसी कहानी को बार बार हर फिल्म में थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर परोसते रहे थे। उनकी फिल्म के हर एक हिट गानों को आलोचक किसी न किसी हॉलीवुड के गीतों से कॉपी बताते हैं और ये ट्रेंड उनकी आखिरी फिल्म जो जीता वही सिकंदर के गानों तक चलता रहा। फिल्म के गीत जवां हो यारो और पहला नशा पहला खुमार पूरी तरह से अंग्रेजी गानों से कॉपी किए गए हैं। 13 मार्च 2002 को 75 साल की उम्र में नासिर हुसैन का देहांत हो गया, लेकिन अपने पूरे कैरियर में 1-2 बार अगर छोड़ दिया जाए तो उन्होंने हमेशा जनता के नब्ज को समझकर एक से एक हिट फिल्में दी। तो दोस्तों, ये था नासिर हुसैन पर बनाया गया हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते चलते एक बात और, अगर आप फिल्मों की बैक स्टेज कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे एक और चैनल फिल्मी किस्से विद आरजे कंगना पर अवश्य आएं। यहाँ मैं सुनाती हूँ फिल्मी कहानियाँ एक अलग अंदाज में। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दीजिए अपने होस्ट और दोस्त आरजे कंगना को इजाजत। नमस्कार।